नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात से कबल पैसे तकसीम किए जाने की वीडियो बहुत से सवाल उठा चुकी है। बहुत अहम लोगों पर उंगलियां उठने लगी हैं। पैसे लेने वाले चेहरे तो बेनकाब हो चुके हैं, पैसे लेने वाले अभी तक पर्दों के पीछे ही हैं। वीडियो सामने लाए जाने की टाइमिंग को भी सवालिया नजरों से देखा जा रहा है। वीडियो सामने लाने का मकसद, उस पर बहस की जा रही है। कहानी में नए मौक़िफ़ शामिल होते जा रहे हैं, कुछ पुराने मौक़िफ़ सूरत हाल को नया रुख दे रहे हैं। मामला तस्दीक और तरदीद के दरमियान उलझता नजर आता है। ये सब इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है कि पैसे तकसीम किए जाने की वीडियो तो कल सामने आई है, लेकिन इमरान खान का बयान 3 साल पहले का मौजूद है, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि सेनेट इलेक्शन में मेंबरान की खरीदो फरोख्त की वीडियो मौजूद है। इमरान खान का बयान था कि वोट फरोख्त करने वाले पैसे गिनते हुए नजर भी आ रहे हैं। इस पर सवाल उठा कि अगर इमरान खान ने वोट फरोख्त करने वालों की वीडियो देख रखी थी तो 3 साल तक एक्शन क्यों ना लिया। लेकिन आज इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया और कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी थी। मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। अब सवाल यह है कि इमरान खान का कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त माना जाए। अगर उनके पास ये वीडियो 3 साल पहले मौजूद थी तो फिर पहले क्यों सामने लेकर आए, और अगर ये वीडियो नहीं थी तो 3 साल पहले ये बयान क्यों दिया था। हुकूमत के तर्जुमान ने उसकी वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन जवाब देते देते मजीद कई सवालात खड़े कर दिए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान ने जो उनका बयान है वो बेशक यही बयान दिया कि उन्होंने वीडियो देखी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्होंने वाकई देख रखी हो। शिबली फराज साहब का ये बयान कह रहा है कि वज़ीर आज़म का कोई एक मौक़िफ़ ज़रूर गलत है। अगर वज़ीर आज़म ने वीडियो नहीं देखी थी तो फिर रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम लगाकर 20 अरकान को पार्टी से क्यों निकाला था। दूसरा सवाल यह है कि वीडियो सामने आने के बाद तो इसमें नजर आने वाले सुल्तान मोहम्मद से इस्तीफा लिया गया है, लेकिन अगर इमरान खान ने वीडियो पहले ही देख रखी थी तो सुल्तान मोहम्मद को पहले क्यों नहीं निकाला, इन्हें कौमी वतन पार्टी से तहरीक इंसाफ में कबूल क्यों किया, इन्हें वज़ीर कानून जैसा अहम मनसब क्यों दिया। दूसरी जानिब जिन अरकान की पैसे वसूल करने की वीडियो सामने आई हैं उनका मौक़िफ़ सुना जाए तो सब मामले में उस वक्त के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली असद कैसर और उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक मुलव्वस नजर आते। वीडियो में नजर आने वाले उबैदुल्लाह मायार का कहना है कि हर रुकन को स्पीकर हाउस में बुलाया गया था, पैसे दिए गए थे। PTI की टिकट पर जो लोग सेनेट इलेक्शन लड़ रहे थे इन्हें वोट देने के लिए पैसे दिए गए थे। इस मौक़िफ़ में बज़ाहिर वज़न नजर नहीं आता, क्योंकि पार्टी अपने ही उम्मीदवारों को वोट दिलवाने के लिए अपने ही अरकान असम्बली को पैसे क्यों देगी। लेकिन साबिक MPA जाहिद दुरानी भी परवेज़ खटक का नाम ले रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि PTI ने जिनको सेनेट का टिकट दिया, परवेज़ खटक ने उनसे 35 से 40 करोड़ रुपए वसूल किए और इसी पैसे में से कुछ रकम अरकान असम्बली में भी बांटी। नाज़रीन, उबैदुल्लाह मायार और जाहिद दुरानी कह रहे हैं कि पैसे स्पीकर हाउस में तकसीम किए गए, तो उसकी तस्दीक बहुत ही आसानी से की जा सकती है, क्योंकि स्पीकर हाउस में आने और जाने वालों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। वो रिकॉर्ड देखने से झूठ और सच सामने आ जाएगा। असद कैसर और परवेज़ खटक इन इल्ज़ामात से इनकार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। उनका पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली MPA, वो मोहम्मद अली शाह वहाँ मौजूद थे, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनके थ्रू सारा मामला हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर PTI अरकान ने वाकई अपने सेनेटर्स को वोट डालने के पैसे दिए हैं तो कुछ अरकान वाली पीपल्स पार्टी ने अपने 2 सेनेटर्स कैसे कामयाब करा लिए थे। और पंजाब में PTI के अरकान की तादाद सिर्फ 30 थी तो उसके उम्मीदवार चौधरी सरवर ने 44 वोट कैसे हासिल कर लिए थे। क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ ने पैसे चलाए थे, और क्या तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस में भी ऐसा कुछ करने का इरादा रखती है। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि अगर हालिया सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं हुए, ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। हमारे लिए अपनी जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज़्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना क्या कहना चाहते हैं, ऑपोजिशन वाले क्यों रोएंगे, इन्हें कौन रुलाएगा और क्यों रुलाएगा। एक जानिब वीडियो और उस पर उठते सवालात हैं, दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट से कराने की दरख्वास्त लेकर
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। हुकूमती दरख्वास्त की समाअत आज भी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स किया कि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। चीफ जस्टिस ने पूछा, लोग पार्टी को वोट देते हैं या उसके मंशूर को वोट देते हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ज्यादातर लोग लीडर की तिलस्माती शख्सियत को वोट देते हैं। कल इसी केस में अटॉर्नी जनरल हतमी दलाल देंगे, लेकिन ये सारा मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इस वीडियो की तहकीक होगी, किस तरह कराई जाएंगी, क्या वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा? वीडियो में नजर आने वाले सरदार इदरीस इसे जाली करार दे रहे हैं। उबैदुल्लाह मायार और जाहिद दुरानी वीडियो तस्लीम करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पैसे तो असद कैसर और परवेज खटक ने दिए, और अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के वोट फरोख्त हुए तो पंजाब में चौधरी सरवर को भी तो इजाफी वोट मिले हैं। क्या इसकी तहकीकात भी कराई जाएंगी? इसी पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल से। हमारे साथ साबिक MPA जाहिद दुरानी साहब भी मौजूद हैं, और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब वो कुछ देर के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जरा एक कंफ्यूजन है, इसको दूर कर दीजिए। वज़ीर आज़म साहब ने वीडियो देखी थी इन लिटरल मीनिंग्स, या नहीं देखी थी, या पार्टी में किसी और ने वीडियो देखी थी और इन किरदारों को देखा था जो आज हमें नजर आ रहे हैं, खास तौर पे सुल्तान मोहम्मद साहब जिनको बाद में मिनिस्टर भी लगाया गया KPK में। ये कंफ्यूजन क्यों है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो बातें इसमें आपने जहन में रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जब ये पता चला कि ये पैसे चले हैं, और डेफिनेटली इन चीज़ों की ये तो कोई भी हतमी तौर पर अभी भी नहीं कह सकता, आने वाले टाइम में भी नहीं कह सकता कि ये कितनी वीडियोस बनी होंगी, 1 होगी, 2 होंगी, 10 होंगी, क्योंकि वो वीडियोस जहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा था वहाँ पे बन रही थी। हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा था, तो हम तो नहीं ख़रीद रहे थे, डेफिनेटली कोई और ही ख़रीदेगा हमारे लोगों को। तो जहाँ पर ये ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी, उन लोगों ने वो वीडियोस बनाई। हमारी पोजेशन में वो वीडियोस 1 है, 5 है, 10 हैं, किसी के पास 50 हैं, हमें तो पता नहीं, क्योंकि वो हमने नहीं बनाई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उस टाइम सबूत देखे वो डेफिनेटली ये नहीं थे, लेकिन जो लोग उसमें नज़र आए उनको निकाल दिया गया। अब अगर फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जी जो सुल्तान साहब थे इनको भी देखा था, अगर देखा होता तो हमारी पार्टी के भी नहीं थे, हम बड़े धड़ल्ले से उस टाइम उनका नाम लेते। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर उसके बावजूद हमें पता था तो हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, हमारे पास इतने लोग हैं KP के अंदर सीटें, हम उन्हीं को वज़ीर क्यों बनाते? तो कहने की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो वाहिद लीडर हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी, और स्पेशली 2013 से, अब से नहीं कि वीडियो आने ना आने, ख़रीदो फ़रोख्त होने ना होने, हमारे सेनेटर MPAs के बिकने ना बिकने से बहुत पहले से कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। आपको याद होगा कि उनका एक वीडियो भी आजकल ट्विटर के ऊपर है, जब PMLN ने कहा 2015 में कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए आइडेंटिफाइबल बैलेट के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तायीद की, हालांकि हम अपोजिशन में थे उस टाइम। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सारा मुद्दा है कि ये परवेज़ खटक साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, स्पीकर साहब पे लगा रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना होगा कि अगर वाकई ऐसा हुआ था तो जब इन लोगों को पार्टी से निकाला था तो 2-2.5 साल पहले इन्होंने ये सारी बात क्यों नहीं बताई? इनको उसी टाइम बतानी चाहिए थी। जब आप मॉरल कोलैप्स हो जाता है और आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और आप पैसा लेते पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद ना कोई अदालत, ना कोई अखलाकियात, कहीं पे ना आपकी गवाही सुनी जाएगी, ना आपके इल्ज़ाम पे यकीन किया जाएगा, क्योंकि आपका अपना मॉरल जो करैक्टर है वो एक्सपोज हो गया। तो मेरे ख्याल में इस टाइम जो असल डिस्कशन है वो ये होनी चाहिए कि हमने जिनको सज़ा मिल गई वो तो मिल गई, आगे हमने कैसे बचना है इस खरीदो फरोख्त से जो अभी आने वाली है और होने वाली है अगले चंद दिनों में। चले। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक मौमा आपने काफी हद तक हल किया, वो बात ठीक है, समझ में आती है कि बाकियों की वीडियो प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखी होगी मगर ये सुल्तान मोहम्मद साहब की नहीं देखी, इस वजह से आपने अब पता चला तो आपने उनको हटा दिया। लेकिन सर ये अब जिस तरह से मायार साहब ने भी केस किया हुआ था, जब आपने इनको निकाला, उससे पहले और भी जो बाकी उनको निकाला, तो दुरानी साहब ने भी किया हुआ, तो जब सर ये केस इन्होंने किया और वज़ीर आज़म साहब ने जब 2018 में कहा था कि आई हैव सीन सम वीडियोस, हो सकता है सारी ना देखी हो लेकिन चंद देखी हुई हैं, तो सर वो वीडियोस फिर प्रेजेंट क्यों नहीं की गई अदालत में, और आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों कहा कि मैंने तो कोई वीडियो देखी ही नहीं थी? देखिए बात यह है कि वीडियोस प्राइम मिनिस्टर की या हमारी पोजेशन में नहीं थी। आप दोबारा समझिए, कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में लोग आपको कई चीज़ें दिखाते हैं बट दे डोंट गिव इट टू यू। आप इस बात को समझिए, या उसको पूरी, ज़रूरी नहीं कि उसको पूरी डिटेल में दिखाया गया हो, ज़रूरी नहीं कि उसकी वीडियो ही दिखाई गई हो, उसमें से स्नैप्स भी दिखाई जा सकती हैं। हाँ, हमें ये ज़रूर पता चला था
इस चीज़ के बिल्कुल शवाहिद नज़र आए थे कि लोगों ने पैसे लिए हैं, इस तरह के कुछ सबूत दिखाए गए थे, लेकिन हमारी पोजेशन में कोई चीज़ नहीं थी। अगर हमारी पोजेशन में होती तो 2 साल से इनमें से कुछ मेंबरानों ने हत्या के इज़्ज़त का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस किया हुआ था, जिसे 2 साल से अदालत में चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर उसमें उस केस को ख़त्म करवा लेते अपने खिलाफ। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम उसको एज ए विटनेस यूज़ करते, एविडेंस यूज़ करते अपनी उस चीज़ को। तो कहने की बात यह है कि आप भी जानते हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें लोग दिखाते हैं लेकिन आपकी पोजेशन में नहीं देते। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन आपकी पोजेशन में नहीं दिए जा सकते। आपको स्टोरी का पता होता है लेकिन आप मजबूर होते हैं, आप टेलीविजन पे आके उसे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। जो मेरी पोजेशन में ना हो उसकी बेस पे, एक ऐसा एविडेंस जो मेरी पोजीशन में ना हो उसकी बेस पे ना मैं कभी दावा करूंगा, ना ही मैं बहुत बड़ा स्टेप लूंगा, जैसा कि आपने अपने 20 लोगों को निकाल कर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। सो इट वाज अ वेग एविडेंस जो कि आपकी पोजीशन में नहीं था। यहां पर उस पे आपने 20 लोगों को निकाल दिया। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकिए। दोबारा आप मैं 10 गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा वक्त जाया कर रहे हैं इस सवाल के ऊपर। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, आपको किसी ने कोई एविडेंस दिखाई लेकिन वो आपकी पोजीशन में नहीं, तो आपको नजर तो आ गया ना कि इसमें क्या हुआ है। आपको किसी ने पूरी एविडेंस दिखा दी, वो आपकी पोजीशन में नहीं कि आप किसी और को दे सकें, तो आपने देख तो ली ना, तो आप एक्शन क्यों नहीं लेंगे? ये कौन सा मंत्र आप सुना रहे हैं कि आपकी पोजीशन में नहीं तो आप नहीं लेंगे? मसलन आपको मैं दिखा दूं डॉक्यूमेंट के फलां बंदा बहुत बेईमान है, लेकिन आपको उसकी बेईमानी को एविडेंस ना दूं, तो आप अगले दिन उसके साथ बिजनेस डील कर लेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको पता चल गया कि फलां बंदा बेईमान है, लेकिन मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। कौन इतना बदनीयत था ऐसे सवाल ना करें जिनकी कोई मंतक नहीं। मोबाइल आपसे वापस ले लिया, नहीं ये कौन इतना बदनीयत था? ना आप ऐसे ना करें, मंजरकशी ना करें। आप आके जारी कर दी। आप अब सनसनीखेज बात तो सुने। आप सनसनीखेज शॉर्ट मूवीज के डायरेक्टर ना बने ना कि वीडियो पे दिखाई कैसे दिखाई। नहीं सर, आप काइंडली ये पैटर्नाइजिंग ना किया करें कि आप ये तो आप वो माय क्वेश्चन जो है वो मेरे से रिलेटेड नहीं है। इट्स क्वेश्चन अबाउट यू एंड योर पार्टी स्टाफ, तो उसको किसी ना शख्सियत में मत डाला करें प्लीज। मैं आपकी जात की बात नहीं कर रहा। कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात। ना आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं तो मान रहा हूं। कौन था जिससे वीडियो आपको दिखाई और बाद में मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूं कि जो आपका सवाल और मंतक है वो दुरुस्त नहीं है। अब मंतक तो आप दे रहे हैं ना आगे, उसी को मैंने दुरुस्त और गलत कहना है ना, किसी और की मंतक को तो नहीं कहूंगा ना। या तो किसी का नाम लेके बयान दें तो मैं उस पे जवाब दूंगा। जिसने वीडियो दिखाई, आप कहने सवाल गलत है, मैं पूछ रहा हूं कौन था जिसने वीडियो दिखाई? देखिए हो सकता है अब जारी कर दी। नहीं, ये अब आपको हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसने गुड फेथ में दी, विसल ब्लोअर हो। आप क्यों उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करवाना चाहते हैं विसल ब्लोअर की, ताकि ये इतनी बड़ी बड़ी जो माफियाज हैं कल को उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए? इसमें आपको क्या इंटरेस्ट है? क्या एविडेंस जो है वो इररिफ्यूटेबल है या नहीं है? आपको विसल ब्लोअर क्यों चाहिए? फिर आपने कहना मैं आपके साथ कुछ अच्छा नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन आपके सवाल में कोई मंतक नहीं है ना। बाद में चेहरा मुद्दे पे फोकस करें कि पैसा लिया गया। एक सेकंड बात सुनिएगा। अब हमने तो जारी नहीं की ना, पैसा लिया गया, आपके सामने सबूत आ गए। अब बात ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वीडियो मोबाइल पे देखी थी, किसने दिखाई थी, कब दिखाई थी, ये फलां वाली थी। यार ये सवाल नहीं है भाई। सवाल ये कि पैसा चला सेनेट में, लिया गया, हमने मेंबरान निकाले, हम पहले दिन से कह रहे हैं आइडेंटिफाइबल बैलेट पे होना चाहिए। अब आगे ये चोरी अगले 10 दिन 15 दिन में होने वाली है या इसको हमने रोक पाना है? ये है मेरी जान, जिस मुद्दे के ऊपर पूरी कौम को परेशान होना चाहिए। एक किसी चीज का कत्ल हो गया और एक कत्ल 10 दिन के बाद होने वाला है। हमें होने वाले की कोई परवाह नहीं है, जो हुआ उसकी बाल की खाल उतारनी है। नहीं देखिए सर, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वीडियो टेम्पर्ड भी हो सकती है, एडिट भी हो सकती है। आपने उसका फोरेंसिक नहीं करवाया, किसी ने आपको झलक दिखाई मोबाइल फोन पे और आपने उस पर फैसला कर लिया कि हाँ भाई ठीक है ये सब गद्दार हैं, इनको निकालो पार्टी से। बात ये हो रही है कि आपने बिल्कुल एक वेग किस्म के एविडेंस पे ये काम किया। हम आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं इस बात। अच्छा चले, एक मिनट मेरी बात, एक बात बताएं, उनको निकालने में हमें जाती तौर पर क्या फायदा हुआ ये बता दीजिएगा जरा। अपनी ही पार्टी, ऑफ कोर्स ये जो लोग हमारी पार्टी में 20 लोग होंगे, आप पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं, उन लोगों का अपना भी छोटा मोटा वोट बैंक होता है। एक मिनट सुनिए ना, उनका अपना भी छोटा मोटा वोट बैंक होता है। हम अपने ही दुश्मन अपने ही लोगों को क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास ऐसी एविडेंस थी कि हमें पता लगा कि उन्होंने क्या। आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं अली जो आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन आपने उनको अपनी आंखों से देखा होता है या देखा होता है या आपको पता होता है, तो आप नहीं कर सकते। आपके सालन में मक्खी बैठी उड़ के चली गई, आप सालन नहीं खा सकते। अब मक्खी तो नहीं बैठी हुई उसमें, लेकिन आप नहीं खा सकते वो सालन, क्योंकि वो आई थी और उड़ के चली गई।
चले ठीक है, बिल्कुल ठीक, आगे तो बढ़ते हैं सर। मैं मुस्लिम सिर्फ ये मक्खियाँ मुद्दा कह रहा निकालते हूं हैं कि आपका जो सवाल है, डॉक्टर क्योंकि साहब, आप ही सर- सवाल कर रहे हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि इसकी मंतक बनती नहीं है। चलें ठीक है सर, वो ठीक है, वो आप राय दे दें सवाल के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। जरा और थोड़ी और मक्खियां निकालते हैं सर। ये हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ, तो इसका मतलब है सर जो पंजाब में चौधरी सरवर साहब के पास, उनके पास वोट पूरे नहीं थे, मगर फिर भी उनको काफी वोट मिले, वो जीते, उसके साथ 44 वोट में उनको मिले। फिर केपीके में भी जो है वो तो पीपल्स पार्टी ने जो करना था वो किया, और जब अदम एतमाद की तहरीक आनी थी तब भी आपके हक में फैसला हो गया, 14 सेंटर्स ने दे दिया। तो सर वहां पर भी यही कुछ हुआ था जो 2018 के सेनेट इलेक्शन में हुआ था। अच्छा, अब ये आपका बड़ा मंतकी सवाल है, ठीक है, इसको मैं बेमंतक सवाल नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बेमंतक है। वो बेमंतक इसलिए है कि जिन लोगों ने पैसा खाया और पकड़े गए, उनके इल्जामात सर अगर मुझे आपका जवाब बेमंतक लगे, कभी मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका जवाब बेमंतक है, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल रहता हूं सर आपसे। अब जवाब ले लेना, अब जवाब ले लेना। मैंने आपको कहा कि आपका सवाल बहुत मंतकी है, जो आपने आखिरी सवाल किया। देखिए, चौधरी सरवर जो थे वो पहले नून लीग के अंदर रहे, और वो एक बड़े मंजे हुए पंजाब के सियासतदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपनी बरादरी के भी लीडर हैं, वो एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान हैं, और सबको जो चौधरी सरवर को जानते हैं, आप भी माशाल्लाह इसी मार्केट के अंदर जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको पता है कि चौधरी सरवर ऐसे बंदे नहीं हैं कि वो किसी को वोट खरीदने और बेचने के लिए 10 रुपए भी देंगे। जो भी जानता है वो ये बात आपको बता सकेगा। तो इसलिए इस बात में जो मंतक है वो नजर आ रही है कि चौधरी साहब ने पैसे नहीं दिए। हाँ, उन्होंने अपनी पीआर से, अपने रिलेशनशिप से वोट लिया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये गलत किया, क्योंकि कानून के हिसाब से अपनी पार्टी के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को वोट देना चाहिए। यहां मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनके मेंबरान को, चौधरी सरवर साहब को वोट नहीं देना चाहिए। चौधरी सरवर साहब की गलती नहीं, मेंबरान किया तो आइडेंटिफाइबल वोट कर देना, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। ना किसी चौधरी सरवर साहब को मिलेंगे, ना इस तरह बेचे जाएंगे और खरीदे जाएंगे। तो हमारी तो बात ही सीधी है कि वोट आइडेंटिफाइबल बैलेट से कर दें, ताकि इस तरह की काम ही ना हो। चलिए, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चूंकि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके जवाब में मंतक नहीं थी। हाँ, मेरे सवाल में मंतक नहीं होती है, आपके नहीं, वो आप पर्सनल, आप मेरे भाई हैं। अब मैं आपके सवाल के उसके मंतक की बात कर रहा हूं, आपको बेमंतक तो नहीं कह रहा ना। आपके उससे सवाल को कह रहा हूं कि उसकी को मंतक नहीं बनती, और वो अकेले आप सवाल नहीं कर रहे, वो और दोस्त भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी को मंतक नहीं है। कि सर मुझे भी तो यही मंतक समझ नहीं आ रही है कि चौधरी सरवर के वोट पीआर पे है और उनके वोट पैसों पे है, तो ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, मेरी गलती हो सकती है। नहीं, यहाँ ऐसा ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, आपको पता है, इधर रुकिएगा एक मिनट। आपको ये पता है कि हर तरह के सियासतदान होते हैं। कुछ सियासतदान जो हैं, और आपके सामने वो लोग जो पैसा लेके सेनेटर बनते हैं, आपको कौन सा नहीं पता, उनका कोई पॉलिटिक्स के साथ बैकग्राउंड नहीं होता, किसी पार्टी में वो नहीं होते, अचानक आते हैं और सेनेटर बन जाते हैं। उस पॉलिटिशियन को, मसलन राजा जफरुल्लाह के हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं, पैसे देके सेनेटर नहीं बनेंगे। अगर वो सेनेटर बनेंगे तो वो पैसा नहीं चलाएंगे, लेकिन नून में और बहुत सारे लोग हैं जो पैसा चलाएंगे। आपको पॉलिटिशियन को देख के पता होता है कि ये पॉलिटिशियन जो है वो पैसा देगा या नहीं देगा। शहबाज शरीफ पैसे देंगे, चौधरी निसार पास से पैसा नहीं देंगे। तो आपको पहले से पता होता है, लोगों का बैकग्राउंड है पूरे का पूरा जिंदगी का सामने। अगर आज पूरी दुनिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे ईमानदार, अगर पाकिस्तान का सबसे ईमानदार अगर पॉलिटिशियन इमरान खान साहब को मानती है पूरी दुनिया, तो वो उनके बैकग्राउंड की वजह से मानती है, ऐसे ही थोड़ी ना मानती है। चलें ठीक है सर। जाहिद दुरानी साहब, सर मुझे पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत माजरत, आपको वेट करना पड़ा। सर मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आ रही है कि आपकी अपनी एक पार्टी के लीडर, आपका मौक़िफ़ है ना कि जी ये परवेज खटक साहब ने पैसे दिए और स्पीकर हाउस में बुला के दिए। भाई सेनेट का इलेक्शन है सर, आपने अपने ही उम्मीदवार को वोट देना है, तो आपके अपने पार्टी के लीडर आपको पैसे क्यों देंगे? जी शुक्रिया अली साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल क्लियर सुन रहे हैं सर। जी अली साहब, पहले तो मैं ये डॉक्टर साहब को नहीं जानता, ये कहाँ से पार्टी में इंक्लूड हुए हैं, शायद ये भी उंगलियां कटाकर शहीदों में नाम लिखने वालों में से आ गए हैं। जैसे ही हमारे ये सेनेटर हजरात आए थे जो सिर्फ पैसे के बलबूते पर पीटीआई के सेनेट टिकट हासिल कर गए थे, वगरना तो पीटीआई का कोई भी अदना वर्कर उनको जानता तक नहीं है कि ये क्या है और इनकी पार्टी के लिए खिदमत क्या है। नंबर 1, इनमें कोई ख्याल जमान को नहीं जानता, इनमें कोई फिदा मलकंड को नहीं जानता, इनमें कोई अयूब अफरीदी को नहीं जानता, इनमें कोई मोहसिन अजीज को नहीं जानता, इनमें कोई नौमान वजीर को नहीं जानता, न कोई लियाकत तरक्की को नहीं जानता। न इनके पार्टी के लिए कोई खिदमत है, न उन्होंने पार्टी के लिए तंजीम साजी की है, इवन के उनकी बाकायदा शमूलियत तक पार्टी में नहीं। सिर्फ पार्टी में पैसे के बलबूते पर ये लोग इंक्लूड हुए हैं।
और जब आप पैसे के जोर पर लोगों को इंडक्ट करते हैं तो फिर वो आगे पैसे चलाते भी हैं। वही बात है कि उनको पैसे के बलबूते पर टिकट मिले, आगे उन्होंने पैसे चलाए जिसमें बीच में कुछ खाए गए थे। चले, ये एक। नंबर 2, जब हम पर एलिगेशंस लगाई गई थी तो हमें कहा गया था कि यू विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई योरसेल्फ एंड यू विल बी कॉल्ड। सो we were waiting for the last 3 years that you will be called. Even we were forced to go to the Peshawar High Court and the hearing was done by Waqar Seth. मेरे भाई, न कोई इंक्वायरी कमेटी है, न कोई आपने बुलाया है, न कोई आपने शोकाज नोटिस का जिसका हमने जवाब दिया था उस पर हमसे कोई वजाहत तलब की है। हम मिन्नतें समाजतें करते रहे। मरहूम वो क्या नाम है इमरान खान के साथी के, वो जो वफात पा गए हैं, नईमुल हक साहब, नईमुल हक साहब की मिन्नतें समाजतें हम करते रहे कि नईमुल साहब हमें इतना मौका तो दे क्लैरिफिकेशन का कि हम अपने लीडर के सामने आए और उनको बताएं कि क्या हुआ था, हमारे साथ मसला क्या था, कैसे हमें विक्टिमाइज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तोड़े साहब, आपके वक्त का आपने वक्त दिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिल शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कंवर दिल शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता रहे हैं। सर, ये सबूत हैं, वीडियोस हैं, मगर इलेक्शन कमीशन तय किस तरह करेगा, इसका तरीकाकार क्या होगा कि जिसकी बिना पे ये साबित हो सके कि हाँ वाकई इन लोगों ने पैसे लिए थे और फिर उन पैसों के एवज अपना वोट बेचा था, ये एस्टैब्लिश कैसे होगा? असूली तौर पर चूंकि असद उमर साहब वफाकी वजीर हैं और शिबली फराज साहब वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने इस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपनी वीडियो जो 2.5 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी वीडियो को जो उन्होंने एक्सपोज कर दिया और तमाम मीडिया में ये तासर दिया आवाम को कि पाकिस्तान में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उनमें हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है, कि सबूत सामने आ गए। हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में तो तमाम सही जमातें भी जानती हैं, आप भी जानते हैं, हमें भी पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग तो करोड़ों रुपए में होती रही है हमेशा ही, जब से ये 2000 तकरीबन 9 में और 2015 में 2018 में ये बेपनाह जो है हॉर्स ट्रेडिंग हुई। इससे पहले जो होती रही वो सिर्फ फाटा की हद तक थी या किसी हद तक बलोचिस्तान में थी कि वहाँ 3 वोट हासिल कर ले सूबाई असम्बली के तो आप सेनेटर बन सकते थे। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये कि चूंकि वफाकी हुकूमत के वज़रा ने ये अपने वीडियो जो है वो आवाम के सामने पेश कर दिया डॉक्यूमेंट के साथ, तो अब इन्हीं का फर्ज बनता है वफाकी हुकूमत का कि भी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी फरागदिली के साथ जाएं कि जनाब ये वो मुजरम हैं, कल्प्रेट हैं जिन्होंने हाउस ट्रेडिंग की, ये हमारे पास कुछ सबूत आगे हैं, आप कार्रवाई करें। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वसी इख्तियारात हैं। उसका सबसे पहली है कि जो अपना इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन है 167 से लेकर 170 तक वो जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ कि करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आते हैं, जो कि ब्राइबरी, रिश्वत, करप्शन, इन्फ्लुएंस, वो तमाम चीजें जो हैं इन दफात में शामिल हैं, उनके तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखिए मेरा सवाल कंवर साहब ये है कि पता कैसे चलेगा? देखिए ना, एक आदमी कह रहा है वीडियो है, अब वीडियो में पैसे लिए तो जा रहे हैं लेकिन उसका मौक़िफ़ है कि जी पैसे उस काम के लिए नहीं थे, किसी और काम के लिए थे। ये साबित कैसे कर पाएगा इलेक्शन कमीशन, या फिर इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी केस लेके जाएगी साबित कैसे होगा कि जी वोट खरीदा गया या बेचा गया? वो जितने मर्जी झूठ बोले, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन बाज तो हमारे पार्लियामेंटेरियन झूठ बोलने में, धोखा देने में, फरेब देने में, आवाम के साथ मजाक करना, तज़ीक करना, ये तो उनका शेवा रहा है ना। बाज लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, सबका नहीं कह रहा मैं। अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने जब वीडियो आएगी ना तो इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो देख लेंगे इनकी जो बहानेबाजी है, जी हमने किसी और मकसद के लिए लिए थे, वो बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये करप्ट प्रैक्टिस के तहत आ जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 220 के तहत वो किसी भी एजेंसी की खिदमात हासिल कर सकता है। वो FIA की खिदमात भी कर सकता है, नैब की भी ले सकता है, इंटेलिजेंस की भी ले सकता है, ISI की भी ले सकता है, IB, MI, जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, रेंजर, यहाँ तक कि जो ISI के सेफ हाउस है वहां भी इनको बंद किया जा सकता है। तो वो एक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अब आपको लेके चलेंगे हम कैपिटल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, जंग का माहौल है। वक्फे के बाद नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक जंग छिड़ी हुई है। तनख्वाहों के मामले पर शदीद तरीन एहतजाज जारी है। पूरी इंतजामी मशीनरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उतर आई है।
हुकूमत ने मुज़ाकरात करके देख लिए, गिरफ्तारियां करके देख ली, मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस बरसाकर देख ली, लेकिन सरकारी मुलाजमीन नहीं मान रहे हैं, मुतालबात से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और गिरफ्तार क़यादत की रिहाई तक बात करने तक को तैयार नहीं। मुजाहिरीन मुतालबात की मंजूरी तक पार्लियामेंट के सामने धरना देना चाहते हैं, इसीलिए शाहराह दस्तूर को नो गो एरिया बना दिया गया। कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और मुजाहिरीन की पेशकदमी पर पुलिस की जानिब से शदीद लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन भी बरसाई गई और आंसू गैस की शेलिंग भी हुई और मुजाहिरीन के जवाबी पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चारों सूबों और इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजमीन दफ्तरी काम छोड़कर पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह धरना दिए बैठे हैं। कश्मीर हाईवे, नेशनल प्रेस क्लब, डी चौक, सेक्रेटेरिएट चौक समेत कई जगहों पर धरने जारी हैं और एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वो तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन तक किसी सूरत एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन से बार बार बात करने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे कायदीन रिहा नहीं होंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुजाहिरीन के मुतालबे पर हुकूमत ने चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस रहमान बाजवा को रिहा तो नहीं किया, लेकिन पुलिस हिरासत में मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आई है। लेकिन रहमान बाजवा ने भी यही बात दोहराई है कि जब तक तमाम साथी रिहा नहीं होंगे तब तक मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा नया नहीं है। 4 माह पहले भी पूरे पाकिस्तान से सरकारी मुलाजमीन ने इस्लामाबाद का रुख किया था, पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया था, जिस पर हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी ने इन्हें यकीन दहानी कराई थी कि तनख्वाहों में 40% तक इजाफा किया जाएगा, जिस पर उन्होंने एहतजाज खत्म कर दिया था। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने मराहत तो बढ़ा रही हैं, लेकिन हमारे आए दिन कम कर रही हैं। सालाना तरक्की कोई नहीं लगी, पेंशन बंद कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बंद कर रहे हैं। मैंने सारी उम्र में पहली बार ये देखा है कि उन्होंने तनख्वाह में लोगों से पैसे काटे हुए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हम ग्रेजुएटी खत्म कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि यार हम इसे इंक्रीमेंट भी खत्म। हो सकता है कि हम यहाँ अपने लिए खबरें खोले और चंद दिन बाद आप डी चौक के बजाय मुलाजमीन शुहदा चौक है नाम से याद किया जाए। लेकिन हुआ यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने 40% की बजाय तनख्वाहों में 24% इजाफे की मंजूरी दी। यही नहीं बल्कि ग्रेड 17 से 42 तक के मुलाजमीन को इस इजाफे से बाहर कर दिया गया। हुकूमत की इसी वादा खिलाफी पर सरकारी मुलाजमीन बिफर गए और इसीलिए उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर लिया और गुज़िश्ता रात से ही पूरे मुल्क से सरकारी मुलाजिम इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए थे। एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने रात को ही पकड़ धकड़ शुरू कर दी थी। पुलिस ने धरने के साथ कायदीन को हिरासत में लिया था। गिरफ्तार अफराद में चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस रहमान बाजवा भी शामिल है। अब सूरत हाल यह है कि हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा तो करना चाहती है, लेकिन मुलाजमीन बज़िद हैं कि ग्रेड 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। इस हवाले से हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात नाकाम भी हो चुके हैं और हुकूमत के लिए परेशानी की बात यह है कि इस एहतजाज में निचले दर्जे के मुलाजमीन ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस एहतजाज के ताने बाने आला ब्यूरोक्रेसी तक जाते हैं। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी ये बात की है। ये 22 ग्रेड की बात नहीं हुई थी, 16 ग्रेड पे बात हुई थी और ये 16 ग्रेड के लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे इनमें शामिल हैं। एक तरफ आला ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक को हवा दे रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन भी सरकारी मुलाजमों के एहतजाज पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत की मजम्मत की जा रही है। मुलाजमों के मुतालबे की हिमायत में बयानात सामने आ रहे हैं। 6 दिन पहले PDM इजलास के बाद भी मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया था कि PDM सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़ी होगी। जमी को सरकारी मुलाजमीन अपना एहतजाज लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। PDM उनके साथ शाना बशाना रहेगा और हर एहतजाज में उनकी मुकम्मल हिमायत और तायीद करेगा। हम उनके साथ बराबर के शाना बशाना खड़े रहेंगे। हुकूमत भी खतरा महसूस कर रही है कि कहीं सरकारी मुलाजमों से एहतजाज में अपोजिशन शरीक न हो जाए। इसलिए आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुजाहिरीन को वार्निंग दी है कि अगर एहतजाज में सियासी जमातें साथ देंगी तो नुकसान सरकारी मुलाजमों का होगा। उनका राइट है एहतजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। हुकूमत की वार्निंग और कोशिशों के बावजूद सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। धरना दे दिया गया है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन डी चौक और चाइना चौक पर मौजूद हैं। शाहराह दस्तूर पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म हाउस जाने वाले रास्ते बंद किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद के सरकारी दफातर में काम बंद पड़ा है। सेक्रेटेरिएट की वजारतों, महकमों और डोजियर्स में सरकारी और समकारी उमूर ठप हो चुके हैं,
जबकि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। वफाकी हुकूमत ने रात गए सरकारी मुलाजमीन के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे और कई मजदूर रहनुमाओं को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया था और पुलिस अब तक 50 के करीब सरकारी मुलाजमीन को हिरासत ले चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदिल तनौली, समा न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, और हमें ज्वाइन किया है अंजुम शहजाद गुज्जर साहब ने। आप जनरल सेक्रेटरी हैं एम्प्लॉयज़ यूनियन के। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल, सबसे पहले आप बताइए सूरत हाल क्या है? ये मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है, इसकी भी कामयाबी के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। अजी देखें, आल पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन का जो डी चौक पर धरना जारी है, इसके 8 रुकनी वफ्द को जो है डिप्टी कमिश्नर की जानब से वो वजीर दिफा परवेज खटक जो है उनकी सरबराही में जो कमेटी बनाई हुई है वहाँ पर ले गए हैं। मुज़ाकरात तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई। इसमें यह बताया गया है कि सेक्रेटरी दाखिला वजीर दिफा परवेज खटक, इसके अलावा ज़िले इंतजामिया के अफसरान जो हैं वो इस 8 रुकनी वफ्द के साथ जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। बेसिक जो इनका मुतालबा है कि 40% तक तनख्वाहों की जो बढ़ाने का मुतालबा है उस पर बातचीत होगी और उसके बाद अगला लायामल होगा। फिल वक्त तक जो है यही कहा गया है कि जब तक मुज़ाकराती टीम वापस नहीं आती या कोई ऐलान नहीं किया जाता उस वक्त तक ये धरना जो है यहाँ पर जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनकी भी यहाँ पर खासी तादाद मौजूद है और कुछ लोग जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कब तक ये धरना जारी रहेगा। मुज़ाकराती टीम के साथ इनका जो बातचीत है उसके बाद अगला लायामल क्या होगा, ये बताइएगा। मुज़ाकराती टीम वहाँ पर पहुँची हुई है, अगर कोई पेशरफ्त ऐसी सामने नहीं आती तो अगला लायामल आपका क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकराती टीम का ये है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये गुज़श्ता 1 साल से ये प्रैक्टिस हमारे साथ हो रही है। और इसी तरह 5 तारीख को छुट्टी के दिन, जुमे का दिन था, हमें बुलाया गया कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम सारे लोग यहाँ पे आए, हमसे मुज़ाकरात किए, बहुत अच्छे से मुज़ाकरात हुए। उसमें शेख रशीद साहब थे, उसमें अली मोहम्मद साहब थे और उसमें परवेज़ खटक साहब थे। उनका और हमारा ये तय हुआ है कि 40% जो है हम मुलाजमीन को देंगे, हम मुलाजमीन की अपग्रेडेशन करेंगे, हम मुलाजमीन की प्रमोशन करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो जब भी शेख हफीज़ साहब के पास जाते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर के वो टीम, प्राइम मिनिस्टर के वो लोग जिनको प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक पूरी पावर दी है कि वो बातचीत करें और बातचीत को फाइनल करें, हमारी वो टीम जब शेख हफीज़ साहब के पास जाती है तो शेख हफीज़ साहब नए नए फार्मूले इनके सामने पेश कर देते हैं। और वो ख़ुद भी बहुत दफ़ा उन्होंने कहा कि हम ख़ुद भी बहुत परेशान हैं। और अभी ही की बात है, हम ये कहते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपने हज़ारों मरतबा ये तकरीर में ये कहा है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान हमें चाहिए। हम हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है वहाँ अभी भी गुस्सा पाया जाता है और उनमें अभी भी एक मायूसी है कि उनको नहीं लगता ये मुज़ाकरात इतनी आसानी से कामयाब हो पाएंगे। गुज्जर साहब, आपने इस वक्त सुबह से लेके अब तक आपने आंसू गैस भी झेली है, आपने मार भी खाई है, आप इस पर सराफा एहतजाज भी हैं। कोई एक ऐसा दरमियाना नुक्ता है जिसपे मुज़ाकरात कामयाब होने की तवक्को है, या फिर 40% से कम पे आप नहीं मानेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो बात कर रहे हैं अभी आशिक साहब से आपकी बात हो रही थी, बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो मुज़ाकराती कमेटी की है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो फगीगा की जो लेबर लीडरान की हायर कमांड है वो इस वक्त तमाम जो है वो इस वक्त हिरासत में है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मुज़ाकराती कमेटी इन्होंने कौन सी तय कर ली, किसको मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। अच्छा, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले हमने डिमांड रखी है कि रहमान बाजवा साहब और जो हमारे लेबर लीडरान सीनियर कमांड को इन्होंने हिरासत में लिया है उनको बाजियाब करें, उनको रिहाई दें। उसके बाद हम आप लोगों से मुज़ाकरात के लिए टेबल टॉक पे बैठेंगे। हमारी तो लास्ट यही बात हुई है जो भी हमने यानी इन मुज़ाकरात का जो भी रिजल्ट निकलता है, नतीजा निकलता है, आप उसको नहीं मानेंगे क्योंकि आपके लोग इसमें नहीं है। सर, इस तरह बात है कि मैं बात पहले आगाह कर चुका हूं आपको कि हमारी मुज़ाकराती जो टीम है, हमारे लेबर लीडरान जो सीनियर हैं, रहमान बाजवा साहब हैं, जिसमें शौकत सुलैरी साहब हैं, मुबीन शेख साहब हैं, ताहिर साहब हैं, अमानुल्लाह साहब हैं CDA के सेक्रेटरी जनरल,
तमाम के तमाम तो हिरासत में हैं। अब ये किन से अपने मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ऐसी बात में मेरे हिसाब से तो कोई सदाकत नहीं है। ये सिर्फ अवाम को प्रोपेगेंडा देने के लिए कि कल के लिए कि कोई लाएअमल ना बनाएं, अवाम को बुद्धू बनाने के लिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई नहीं। अगर सूबे से आए हुए जो मुलाजमीन हैं जो इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं, अगर उनमें से इन्होंने कोई बंदे चुन लिए हैं मुज़ाकरात के लिए, तो ये सरासर गलत है। ये इनका तो पहले भी मौक़िफ़ ये था। अच्छा, जब इन्होंने तो 1 से 16 अमल होगा क्या आपका? आप कह रहे हैं आपकी जो मुज़ाकराती टीम थी लीडरान की वो हिरासत में है, इस टीम को आप मानते नहीं क्योंकि आप कहते हैं हमने इसको कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ, तो अब आपका लाहे-अमल क्या है? हमारा इंशाल्लाह लाए-अमल सुबह इसी तरह होगा जिस तरह हम आज निकले हैं। कल का भी हमारा प्लान उसी तरह है और सबसे पहला जो हमारा एजेंडा होगा कि हमारे रहमान बाजवा साहब और उनके साथियों को रहा करें और उसके बाद हम से टेबल टॉक पे आएँ। हम इसी तरह निकलेंगे जिस तरह आज निकले थे। ये इन्होंने जो भी जुल्म करना है, जिस तरह आंसू गैस फेंकनी है, जिस तरह इन्होंने शेलिंग करनी है, जो इन्होंने रोड़े हम पे पत्थर फेंकने हैं, फेंके, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मजदूर काज के लिए निकले हैं, एक मिशन के लिए निकले हैं। हम इंशाल्लाह उसी तरह डटे रहेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आखिर में मुझे बताइएगा कि कोई एक ऐसा मकाम यानी 40% से कम पे आप नहीं मान रहे हैं, अगर इसके अलावा आपके साथ जो बाकी आपके कॉलीग्स हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी की जो अपर क्लास है, 17वें स्केल से जो ऊपर के अफसरान हैं, क्या उनकी हिमायत हासिल है आपको? आपको बताता चलूं कि परसों की डेट में जिसमें शेख रशीद साहब थे, हफीज शेख साहब थे, जब मीटिंग हुई तो वहाँ सबसे पहले जो बात स्टार्ट हुई सी 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक की 40% की बात स्टार्ट हुई थी। वहाँ कुछ कमिटमेंटें भी हुई। लेकिन उसके बाद जब नोटिफिकेशन की बात आई, जब मीडिया पे बात चली, वो 24% की बात मीडिया पे आउट हो गई। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो तफरका फैलाने की कोशिश की, 1 से 16 तक के मुलाजमीन को अलहदा कर दिया, 17 से 22 तक को अलहदा कर दिया। और उससे बढ़ के जो इन्होंने बात कर दी कि सूबे के 18वीं तरमीम जो है उसके बाद सूबे के इख्तियारात हमारे पास नहीं है, हम उनके इंक्रीज में या सैलरी इंक्रीज नहीं कर सकते, या उनके फैसले हम नहीं कर सकते। 17वें ग्रेड से ऊपर वाले भी जी बिल्कुल, वो सारे हमारे साथ खड़े हैं। आज भी सारा दिन हमारे साथ फाइट कर रहे थे, आज भी हमारे साथ उसी तरह वो हम लोग सारा दिन में जो मामला चल रहे थे जिस तरह आपने काम छोड़ा है वो भी काम छोड़ेंगे क्या? 1 से लेके 16 तक नहीं। रहमान बाजवा साहब ने भी यही कहा था 1 से लेके 16 तक नहीं, 1 से लेके 22 तक जो फैसला करना, अगर 24 का भी करना है, 24% का भी करना है, तो 1 से लेके 22 तक की बात करें। जिस चीज पे शेख रशीद साहब नहीं आ रहे, जिस तरह आपने हड़ताल पर है, तो जो 17 से ऊपर 22 तक के जो अफसरान हैं उसमें तो सेक्रेटरी लेवल के अफसरान भी आएंगे, वो भी क्या काम छोड़ने पर आमादा हैं आपकी तरह? जी बिल्कुल। आज तकरीबन 3 बजे के बाद, पहले तो कुछ अफसरान हमारे साथ शामिल थे, लेकिन 3 बजे के बाद बड़ी एजाज की बात है कि तमाम अफसरों ने, जो 17 से अबव थे, तमाम अफसरों ने काम छोड़ दिया था, हमारे धरने में शामिल हो गए थे। और जब उनको पता चला कि उनकी वजह से हमने जो इन्होंने हमारे प्रपोजल हमारे सामने रखी थी 1 से 16 की, हमने रिजेक्ट कर दी है, तब उन्होंने हमारा साथ दिया और वो कल भी हमारे साथ ही होंगे। लेकिन मुझे साहब शायद आपके इल्म में नहीं है, खबर यही आ रही है कि रहमान बाजवा साहब को लेकर गए हैं जेल से, मतलब उनको हवालात से लेकर गए हैं मुज़ाकरात करने के लिए। उन्होंने मना किया है कि जब तक बाकी साथी रिहा नहीं होते मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। असल जो है सूरत ये है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्त के बाद आपको एक बड़ी अनोखी दास्तान, बल्कि दुख भरी चीज़ बताऊंगा कि वज़ीर आज़म के पास वक्त नहीं है और उनके इस वक्त ना होने की वजह से कराची में 3 लोग झुलस के मर जाते हैं और ना जाने और कितनी जाने अभी स्टेक पर हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के पास वक्त नहीं है। ये माजरा क्या है आपको वक्फे के बाद बताएं। जनाब, कराची पैकेज का ऐलान हुआ, कराची पैकेज पर अमल दरामद हुआ। कराची के हवाले से वज़ीर आज़म अक्सर ही देर कर देते हैं, लेकिन अब की बार वज़ीर आज़म की ताख़ीर का इतना भयानक और इतना अलमनाक नतीजा निकलेगा किसी ने यह सोचा नहीं था। गुज़िश्ता रात कराची के इलाके बल्दिया टाउन में एक धागा फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें 3 मजदूर झुलस कर जाँ हक हो गए।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वक्त पर नहीं पहुंची, 1 घंटा ताखीर से पहुंची। और अगर ये वक्त पर पहुंच जाती तो शायद ये कीमती जिंदगियां बच सकती थी। तीनों मजदूर मोहम्मद काजिम, फयाज और शेर अली को बर वक्त मौत के मुंह से निकाला जा सकता था अगर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टाइम पे पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलाका मकीनों के मुताबिक फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग ने फैक्ट्री को लपेट में ले रखा था, जबकि जाँ बहक अफराद के अहले खाना भी फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने का शिकवा कर रहे हैं। बच्चा बाहर आया है, ऊपर 2 मजदूर रह गए थे, उनके लिए वो वापस गया कि मैं उनको भी बचाऊं, तो उनको बचाने के लिए ऊपर गए। फोन किया इसको फायर ब्रिगेड को, लेकिन उन्होंने पहुंचने में कम से कम 1 घंटा 25 मिनट लगे हैं फायर ब्रिगेड के यहाँ आने तक। और वो भी एक गाड़ी आई, उसके पास भी 1 टैंकर था पानी का, पानी खत्म हो गया। उसके बाद हम अपनी मदद आपके तहत 10 से 11 टैंकर पानी के मंगाए हम लोगों ने। एक गाड़ी आई, वो भी ताखीर से आई। क्यों आई ये मैं आपको बताता हूँ। हमने शुरू में वज़ीर आज़म साहब का हवाला इसलिए दिया था कि गुज़िश्ता 1 माह से फायर ब्रिगेड की 50 नई गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर्स 1 महीने से कराची में खड़े हुए हैं और खड़े खड़े सड़ रहे हैं। और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो इसका फीता काटेंगे, इसका इफ्तिताह करेंगे, तब वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पूरे कराची में फैल कर लोगों की जिंदगियां बचाएंगी। वज़ीर आज़म आएंगे तो ये गाड़ियां कराची की इंतजामिया के हवाले की जाएंगी। और इसी इंतजार में चाहे कराची में कहीं जितनी भी आग लग जाए, वो घर, वो फैक्ट्री, वो इलाका वो जलकर बेशक खाक हो जाए, ये 52 नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ये नहीं हिलेंगी अपनी जगह से, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अभी फीता नहीं काटा। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता माह जनवरी में कराची का दौरा करना था और इसी दौरे में कराची पैकेज में जो शामिल उन नए फायर ब्रिगेड्स और फायर टेंडर्स को महकमा ब्रिगेड के हवाले करना था। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई हुकूमत को कराची से ज़्यादा अपनी सियासत की फिक्र है, अपने क्रेडिट की फिक्र है। इसीलिए इन गाड़ियों की तकरीब रुनुमाई तो सजाई जाती है, लेकिन ये जो है वो तौफीक नहीं होती किसी को कि जिस मकसद के लिए ये गाड़ियाँ कराची लाई गई हैं इनसे वो काम भी लिया जाए। गुज़िश्ता माह जब ये गाड़ियाँ आई थी तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर नए फायर टेंडर्स के तकरीब रुनुमाई में शरीक हुए थे। वहाँ भी गवर्नर सिंध ने यही ऐलान किया था कि जब वज़ीर आज़म आएंगे तो कराची को ये खूबसूरत तोहफा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कराची आकर ये तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले करेंगे। टेंडर भी हमने किए हैं, इसकी कंसल्टेंट कंपनी भी हमने हायर की है, इसके टेंडर्स को खोला भी हमने है, पैसे भी वफाक ने दिए हैं। और अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने तो कराची आना ही नहीं है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म कराची नहीं आएंगे, गाड़ियों की क्लियरेंस हो चुकी है, मुंतकली में ब्यूरोक्रेसी रुकावट डाल रही है। ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है ना ब्यूरोक्रेसी का, वो बड़ा ही कोई दखियानूस किस्म का निज़ाम है और नोबडी वांट्स टू टेक एनी डिसीजन, इसलिए चीजें डिले होती हैं। लेकिन ये हमने पुश फॉरवर्ड करके कर दिया। इस बात पे फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल है और हर लेवल पे। फायर टेंडर जो है ये अगर होते तो ये जाने पर जाते। अगर ये गाड़ियां ना होती ना नाजरीन तो शायद इतना दुख भी ना होता। लेकिन एक सहूलत होने के बावजूद, मतलब एक चीज मौजूद है, उसको सिर्फ आवाम के फायदे के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कि अभी फीता नहीं काटा। अच्छा, डाला जा रहा है ब्यूरोक्रेसी पे। भाई ब्यूरोक्रेसी क्या मोदी के अंडर आती है? ब्यूरोक्रेसी क्या जो बाइडन के अंडर आती है? ब्यूरोक्रेसी तो हुकूमत के अंडर आती है ना। कैसे पॉसिबल है कि हुकूमत वक्त और हाकिमत वक्त के हुक्म के बगैर वो हुक्म सादर करे कि भैया गाड़ियां रिलीज करो, अब ब्यूरोक्रेसी उस हुक्म को ना माने? 3 लोग मर चुके हैं और अभी भी कराची, देखिए एक ऐसा सिटी है कराची जो अनप्लैंड है, वहां पर कुछ भी प्लान नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फायर टेंडर की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी के उस हडल की वजह से जिसको आप हुकूमत वक्त होते हुए हटा नहीं पा रहे, मतलब इतनी बेबस हुकूमत कि ब्यूरोक्रेसी से चंद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं छुड़वा पा रही। और ये ब्यूरोक्रेसी क्या कोई इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है? आपके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है भाई। आप उनको हुक्म सादर करेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे। नाअहली खुद की और गफलत खुद की कि फीता। अब मुझे पहली बात तो समझ नहीं आती कि अवामी चीज जब अवामी सहूलत के लिए हुकूमत बनाती है, अवामी पैसे और अवामी टैक्स से, तो ये इफ्तिताही तकरीब किस चीज का नाम होता है? इफ्तिताही तकरीब क्यों की जाती है? आपने एक चीज हासिल की, उसको अवाम के हवाले कर। जिंदगियां दाव पर लग जाती है नाज़रीन, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलमनाक से अलमनाक वाकया हो जाता है। 2.5 करोड़ आबादी वाले शहर में 21 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बमुश्किल एक फायर टेंडर दस्तयाब है। बैनुल-अक़वामी मयार के तहत 1 लाख आबादी के लिए एक फायर स्टेशन होना चाहिए। स्टेशन की बात मैं कर रहा हूँ, फायर टेंडर नहीं। खैर, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत नाज़रीन, आने के बाद।